नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। बीरभूम हत्याकांड मामले में एक्शन में सीबीआई, 21 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद को नहीं मिली जमानत, लिबरल गैंग फिर बिलबिलाई। कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं प्रशांत किशोर, राहुल प्रियंका से की मुलाकात, मिशन गुजरात को लेकर हुई चर्चा। अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष, सपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। इमरान के अपनों ने छोड़ा साथ, अविश्वास प्रस्ताव में अकेला छोड़ 50 पाकिस्तानी मंत्री लापता। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीरभूम जिले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात है कि इनमें से अधिकांश राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वहीं सीबीआई ने इन 21 आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 147, 148, 149 और अन्य धाराएं लगाई हैं। ये धाराएं सशस्त्र दंगे से संबंधित हैं। आपको बता दें कि बीरभूम जिले के बागतुई गांव में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद 25 मार्च को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए। इससे दबाव में आई ममता सरकार को भी मजबूरन पुलिस को ताबड़तोड़ गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। इसी संबंध में बीते 72 घंटों में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मनीष, अब इस मामले में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब इस पर क्या कहेंगी ममता? देखिए, ममता क्या करना चाह रही थी, ये हाईकोर्ट ने भली भांति अपने आदेश में ही अंकित कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो अब तक पुलिस कर रही थी वो बेकार है। लोगों को बंगाल की पुलिस और उसकी जांच पे कोई भरोसा ही नहीं है। ममता बनर्जी ने उसके लिए जो एसआईटी बनाई, उस एसआईटी ने कुछ काम किया ही नहीं। भाई, किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे आप? आपके कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, भुक्तभोगी भी जो पीड़ित है वो भी आपके, और जो दंगाई हैं वो भी आपके। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें इस बारे में पूरी जानकारी है कि घटना के बाद एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अब सीबीआई ने अपना जो पूरा मुआयना करने के बाद जो बात सामने आई, सीबीआई के द्वारा बताया गया कि ये जो भीड़ आई थी, इट केम विद द इंटेंशन, वो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं कि घर में आग लगा दे, घर के अंदर कुछ लोग बचे हुए थे, नहीं। लोगों को घर में बंद करके ताला बाहर से लगा दिया गया और आग लगाई गई है। मतलब ये सीबीआई कह रही है कि ये लोगों को मारने के इंटेंशन से घर में इन लोगों ने आग लगाई, और जिसमें आग लगाई जा रही थी, अब तो पूरा कहानी सामने आ रहा है कि पुलिस मौजूद थी, आग लगाने के बाद पुलिस भाग गई। वो किसी टीएमसी के लीडर ने कह दिया होगा तुम लोग चले जाओ, तो पुलिस चली गई। तो ये कहानी है। और वहां पे आनन फानन कोर्ट में जवाब देने के लिए एक आर्गुमेंट, एक दलील रखने के लिए कि भाई हम चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, तो आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हो तो कहीं गिरफ्तार करो। एक ही दिन के अंदर में 200 बॉम्ब मिल गए, भाई वहां पे छोटा पाकिस्तान बन गया है क्या? और तो और पुलिस वहां पे मौजूद है उस गांव में, रामपुर हाट में, और जो विक्टिम है उसके परिवार के लोगों को धमकियां दी जा रही है तृणमूल के गुंडों के द्वारा कि अभी तो पुलिस पकड़ के ले गई, जमानत होगा, बाहर आ जाएंगे तो फिर जितने लोग बचे हुए हैं उन लोगों को भी मारेंगे, जान ले लेंगे सबकी। और सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है। देखिए, हकीकत यही है कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी,
हिंसा, बॉम्ब, पिस्तौल के सहारे ही राजनीति करती है और चुनाव जीतती है। जी बिल्कुल। अब तक तो ममता बनर्जी इस मामले में अपना पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद सवालों के कटघरे में ममता सरकार खड़ी होती नजर आ रही है। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद को कोर्ट से झटका लगा और दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उसकी जमानत फिर खारिज हो गई। उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, लेकिन दिल्ली में दंगे भड़काने वाले को जब जमानत नहीं मिली तो इस पर लिबरल गैंग को फिर दर्द होने लगा। आतंकियों के समर्थन में अक्सर खड़ी दिखाई देने वाली स्वरा भास्कर ने इस मामले में कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर दुख जताया। डॉक्टर मनीष, अगर एक आतंकवादी को जमानत नहीं मिल रही है तो इस पर लिबरल गैंग क्यों बिलबिला रही है? देखिए, वो तो आतंकवादी है ही, और ये शुरू से आतंकवादी था, देशद्रोही था ये शुरू से ही, क्योंकि जो इसकी पार्टी थी डीएसयू जेएनयू के अंदर, उसके भी ताल्लुकात नक्सलाइट से, आतंकियों से। नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स और आतंकवादियों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है ये नक्सली। और जब इसने पूरी साजिश रची, व्हाट्सएप चैट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, किस तरीके से ये ग्रुप बना करके लोगों को कह रहा था, लोगों को भड़का रहा था कि इससे काम नहीं चलेगा, हिंसा करना होगा, तमाम तरह की चीजें। और कोर्ट ने अपने इस जो जमानत रिजेक्ट करने की जो दलील दी है, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी आरोप कॉन्स्पिरेसी के लग रहे हैं इसके ऊपर, वो प्राइमा फेसी सही हैं। तो एक आतंकी जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल रही है, तो आपने पूछा कि ये लिबरल गैंग को क्यों दर्द हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि ये लिबरल गैंग का मैस्कॉट बनना था। इसको बना रहे थे कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी आ गया। जब ये जेएनयू में था, जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से बकायदा नारेबाजी कर रहा था, यही लिबरल गैंग ये कह रहा था कि भाई देखिए भाई, ये तो मुसलमान नहीं है, ये जो है ये तो वामपंथी है, इसका कोई धर्म नहीं है, एथिस्ट है ये उमर खालिद, इसलिए उसको मुसलमान कहना बड़ा मुश्किल होगा, गलत है। और उमर खालिद के पिता का भी बैकग्राउंड वैसा ही है। उसके पिता ने सिमी को संगठित किया था। ये कोई नोन, कोई ऐसी कोई जानकारी मैं नहीं दे रहा, जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही बैन किया था कि आतंकवादी संगठन है, इसलिए इसको बैन किया जाए। तो ये अचानक से बवाल वो जब मचा तो आप कहने लगे कि भाई ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। अब जब ये पकड़ा गया, जब जेल में इसको डाला गया, यही मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि जो अंग्रेजी मीडिया अखबार वालों, इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया कि एडिटोरियल पेजेस के ऊपर लोग लिख रहे थे कि उमर खालिद मेरे बेटे जैसा है। मेरे एक आतंकी को तुम बेटा बनाने में तुम लोग को शर्म तक नहीं आती। और ये शाहीन बाग वही है ना, संविधान को बचाने के लिए निकले थे ये लोग कि संविधान खतरे में है, तो संविधान को अगर बचाना है तो कोर्ट के आदेश को कैसे नहीं मानोगे? कोर्ट के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये हिपोक्रेट्स की जमात है। हकीकत से सामना हो रहा है, मुंह में कालिख पुत रही है, तो उनको दर्द हो रहा है। जी, लिबरल गैंग कल भी आतंकियों के समर्थन में खड़ी थी और आज भी आतंकवादी के समर्थन में ही खड़ी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि जब आज उमर खालिद को जमानत नहीं मिली तो लिबरल गैंग को इस पर दर्द हो रहा है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 25 मार्च को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस के 2 नेताओं ने इस मुलाकात की पुष्टि भी की है। हालांकि इस बैठक पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि राहुल और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत
गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए हुई है। हालांकि पिछले साल सितंबर में कांग्रेस नेतृत्व और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन अब इस मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं। मनीष जी, अटकलों का बाजार गर्म है, माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान तैयार कर सकते हैं गुजरात में कांग्रेस के लिए। कितनी अफवाह और कितना सच? देखिए, यह अफवाह हो या सच हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो मुलाकात हुई, क्यों हुई, और प्रशांत किशोर जैसे लोगों का हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में क्या योगदान होने वाला है। मेरी नज़र में प्रशांत किशोर एक घून है जो हिंदुस्तान की राजनीति को तबाह और बर्बाद कर देगा। डेमोक्रेसी के लिए ये खतरनाक है। ये पैसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रचार प्रसार करने का जो ठेकेदारी इनके पास है, ये कायर लीडर, वैसी संगठन जिनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं होता, वही इससे सारा वो सर्विसेज लेते हैं पैसे के बल पे। हालांकि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी भी इस दोष के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि आपने किस तरह के भस्मासुरों को हिंदुस्तान की राजनीति में खुला छोड़ दिया है। लेकिन राहुल गांधी को प्रशांत किशोर जैसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि जब आपका आंख नाक कान जमीन से हट के सातवें आसमान में घूमता रहेगा, जब नेता जन भावनाओं को कैच ना कर सके, जब नेता अपने संगठन के लोगों को समझ ना सके, जब नेता अपने लोगों को दूर और ये खरीदे हुए पालतू लोगों को ज़्यादा नज़दीक रखे, जब नेता अपनी ही पार्टी के एक्सपीरियंस्ड लोगों को दरकिनार करके भाड़े पे लाए हुए जेएनयू के नक्सलियों से सारी सलाह लिया करता हो, उसके आधार पे काम करता है, तो कांग्रेस की जो गत हो रही है वो तो होगी ही। अब जब आप उस दलदल में फंस गए हो, तब आपको प्रशांत किशोर जैसे लोगों की ज़रूरत है। पिछली बार मीटिंग हुई थी, प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे राज्यसभा बनाओ, राज्यसभा का सदस्य। दूसरा, हमें महासचिव का, जनरल सेक्रेटरी का एक पोस्ट दो, और कांग्रेस के हेडक्वार्टर में राहुल गांधी के बगल वाले कमरे में मुझे स्थान दो, और मैं आपके लिए कैंडिडेट सिलेक्शन, आपके लिए सारा कुछ प्रचार प्रसार सब कुछ करूंगा, उसके लिए पैसे भी लूंगा, और जवाबदेही मेरी सिर्फ गांधी परिवार के लिए होगी, बाकी मैं किसी से कुछ बात नहीं करूंगा। यही प्रपोजल राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने रिजेक्ट किया था। अब ये सब तो गिरगिट है, कैसे रंग बदलते हैं वो एक दो दिन के अंदर मालूम चल जाएगा, जब जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बना है वो क्या बना है। जी बिल्कुल, एक बार फिर प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। चलिए लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की ओर, जहां अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 26 मार्च को विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल और विधायक मंडल का नेता चुना गया है। अब सदन में शपथ होगी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे। बैठक के दौरान विधान मंडल दल का नेता भी अखिलेश यादव को चुना गया है। डॉक्टर मनीष, अखिलेश यादव को अब नेता प्रतिपक्ष चुना गया और शिवपाल यादव को इस बैठक से दूर रखा गया। देखिए, शिवपाल यादव इंपॉर्टेंट नहीं है और नेता प्रतिपक्ष तो उनको होना ही था, क्योंकि उन्होंने जिस दिन आजमगढ़ की सीट को त्याग दिया, अपनी सदस्यता संसद की छोड़ के वो करहल के विधायक बनने को मजबूर हो गए या मंजूर कर लिया, उसी दिन ये बात तय हो गई थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। अब क्यों बनेंगे, ये फैसला अखिलेश यादव ने बहुत ही सोच समझ के लिया है
और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए ये एक अच्छा फैसला है। वो इसलिए क्योंकि अब इस फैसले के साथ ही अखिलेश यादव ने एक और चीज़ की घोषणा कर दी, जो अघोषित घोषणा है ये, कि अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल रखते थे। दिल्ली में कुछ होता था तो उसमें एक समाजवादी पार्टी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हुआ करती थी। अब अखिलेश यादव को लगता है कि वो स्थिति अब है नहीं। मुलायम सिंह यादव केंद्र की राजनीति करते थे तो इसलिए किसी और को बना दिया जाता था यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। पार्टी 2 बार लगातार हार गई, तीसरी बार भी अगर हार जाती है तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तब इनके पास ये पारिवारिक पार्टियों के साथ ये दिक्कत होती है। सत्ता की वजह से लोग आपके साथ आते हैं। जब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि आपके पास सत्ता आएगा ही नहीं, लोग आपके पास क्यों आएंगे। इनफैक्ट इस बार ही कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहता आ रहा था, बाकी कोई टेलीविज़न चैनल ने, किसी मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया कि इस बार भी कई जगहों पे यादव वोटर्स जो हैं वो मुलायम समाजवादी पार्टी से अलग चले गए हैं। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है और इसके लिए ज़रूरी था कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने और 5 साल तक एक सशक्त विपक्ष का रोल अदा करें और योगी आदित्यनाथ के हर काम के ऊपर वो अपनी नज़र बनाए रखें, उसका क्रिटिसिज्म करते रहें, एक अल्टरनेटिव के रूप में खुद को तैयार करें। सफ़र बड़ा कठिन है क्योंकि इसमें कई सारे लोग जो अपने लोग थे वो अखिलेश यादव को छोड़ के जा चुके हैं। वही बीमारी जो बीमारी राहुल गांधी की है वही बीमारी अखिलेश यादव की भी है। आसपास उन्होंने इस तरह के सलाहकारों का पूरा जमावड़ा क्रिएट कर लिया है कि जो खुद एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन नेतागिरी करने में वो अपने आप को अखिलेश यादव के समकक्ष समझते हैं। इसलिए कई सारे स्थानीय लीडर, कार्यकर्ता, समर्थक अखिलेश यादव से भी नाराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल, लखनऊ में होने वाली इस बैठक के लिए बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की कमान कौन संभालेगा, लेकिन अब उस पर तस्वीर साफ हो गई और अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए न केवल सहयोगी दल समस्या बने हुए हैं बल्कि खुद उनके मंत्रियों ने भी इमरान की नाक में दम कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की घड़ी करीब आ रही है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई से जुड़े 50 मंत्री अब राजनीतिक मोर्चे से लापता हो गए हैं। ये सभी मंत्री इमरान खान की कैबिनेट और पीटीआई के प्रांतीय सरकारों से जुड़े हुए हैं। ये ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सत्तारूढ़ पार्टी के कई मंत्रियों ने चुप्पी साध रखी है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मनीष जी, क्यों इमरान के ये 50 मंत्री लापता हैं? देखिए, इमरान खान की स्थिति उस शोले फिल्म के जेलर की तरह हो गई है। असरानी जिसका रोल कर रहे थे कि खुद तो जेलर हैं, अंग्रेज जमाने के जेलर, और वो डायलॉग आपको याद होगा कि आधा इधर और आधा उधर और बाकी मेरे पीछे। तो इमरान खान की स्थिति वही हो गई है। सारे लोग इधर चले गए, उधर चले गए और इमरान खान बेचारे अकेले पड़ गए। हवा में उड़ने वाले नेताओं के साथ अक्सर यही होता है। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ आर्मी डेमोक्रेसी को चलाती है, उसको नियंत्रण करती है। तो वैसे ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इनको कहा जाता था पाकिस्तान में। अब 28 तारीख को वहाँ पे वोटिंग होनी है, उसके पहले ये बहुत सारी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंग्रेज ज़माने के जो जेलर हैं, इन पे सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है कि वो अपनी पत्नी बुशरा बेगम, उनके जादू टोने से इन्फ्लुएंस होकर के वो फैसले लिया करते थे। उनका जो घर है वहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं थी, सारा कुछ फैसला वो बुशरा बेगम करती थी और
इमरान खान सिर्फ उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। अब खबर ये भी आ रही है कि कुर्सी गई, सत्ता भी गया, और ये जो तीसरी बीवी है बुशरा बेगम, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल ही तनहा रह गए ये प्ले बॉय कम क्रिकेटर कम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इमरान खान की मुसीबतें इतनी बढ़ गई हैं जिससे निकलना इमरान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।